हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और फिर इस बार कैसा हुआ टेस्ट? आप में से कुछ लोगों के मार्क्स तो मुझे बहुत सही लगे, काफी इम्प्रूवमेंट थी। ये एक क्वेश्चन को लेके बड़ा परेशान हुए आप लोग, वो जो बिस्मत वाला क्वेश्चन था। सर वो ना अगर सरप्राइज होता तो हमें कुछ ना होता, लेकिन हमने एक्सरसाइज में पूछा था कि सर कुछ भी डाले तो हम मान लें कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हमें कंसेप्ट नहीं पता था और वो एनसीईआरटी में दिया हुआ शायद बिस्मत वाला। हाँ हाँ, दिया होगा फॉर श्योर। हाँ जी। तो फिर ये तो फिर धोखा सा हो गया ना, रादर देन सरप्राइज। अच्छा, इज इट ऐसा हुआ था क्या कि आपने बोला था कि कुछ भी डालें और बढ़ेगा, तो मैंने कहा था कि एक्सरसाइज में पूछा था मैंने कि वो आयरन वाला क्वेश्चन था ना, मैं कहा सर हम कुछ भी डालें तो हमें मान लें कि कुछ भी डालने से बढ़ ही रहा होगा, आपने बोला था हाँ मान लेना। अच्छा अच्छा, शायद मैं गलत बोल गया। तो तो एनीवेज मैंने जान के ही डाला था। मतलब मैं जब डाल रहा था मैंने देखा था कि हाँ भाई बिस्मत है, उसके बारे में नहीं पढ़ाया हुआ मैंने, बट मैं डालना चाहता था। वो बात आपकी सही है कि चलो थोड़ा धोखा हो गया कि मैंने शायद क्लास में गलत ही बोल दिया, बट मेरा प्लान यही है कि आगे से मैं आपके टेस्ट में मतलब एक दो क्वेश्चन तो पक्का थोड़े अनएक्सपेक्टेड से डालूंगा। मतलब जो आपको देख के ऐसा लगे कि हाँ भाई नहीं पढ़ाया हुआ। हाँ, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए आई बिलीव टेस्ट में, है ना, क्योंकि आ ही जाते हैं फाइनल एग्जाम में भी। अब एक बार उसका कंसेप्ट जरूर बता देना कि क्यों हमने बोला कि कंसेप्ट क्यों उससे बढ़ जाती है और जनरली। कंसेप्ट उसका क्या है कि बेसिकली जो तो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके केस में तो ऐसा होता है हमेशा कि कैपेसिटेंस बढ़ती ही है, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनफैक्ट थोड़ा ये भी चक्कर हुआ, मुझे लगा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ये कंसेप्ट, मुझे ये नहीं पता था कि आपने कितनी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो ना तीन टाइप के होते हैं। एक डायामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक। तो डाया जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। पैरा जो होते हैं वो माइल्डली इंक्रीज करते हैं। एंड फेरो जो होते हैं वो स्ट्रांगली इंक्रीज करते हैं, जैसे आयरन। आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये पढ़ा नहीं हुआ क्या केमिस्ट्री में? पढ़ा तो हुआ सर, इतनी वाइड एप्लीकेशन नहीं पड़ी थी कि फेरो फेरी क्या होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं, बस बेसिक से पढ़े हुए हैं। अच्छा, वो कुछ होता है ना केमिस्ट्री में, वो पेयर्ड अनपेयर्ड, उससे पता चलता है शायद। हाँ जी, सॉलिड स्टेट के लास्ट में है छोटा सा टॉपिक। हम्म। बच्चों आप सोचो, इस बार क्या हुआ आईआईटी के एग्जाम में। मतलब इन्होंने सिस्टम तो वही रखा, चैलेंज करने वाला क्वेश्चन और सारा कुछ, बट उन्होंने आंसर्स एक्सेप्ट ही नहीं किए। मतलब इट इज सो स्ट्रेंज, मतलब कि कई कॉन्सेप्ट्स क्लियरली पता है कि हाँ भाई उसमें भी उनकी आंसर की में गलती है, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया।
आपको याद है कि हमने कंसेप्ट पढ़ा था? मैं ये भूल गया, मतलब हमने कब कहाँ किया था, बट कहीं ना कहीं ये बात हुई हुई है हमारी। अगर दो चार्जेस हैं, उनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो जो चार्जेस के बीच वाली फोर्स है उसको क्या होता है? ये पढ़ा हुआ है बच्चों हमने? एक क्वेश्चन में था, किया था ये कंसेप्ट। है ना? क्या होता है इसका आंसर? फोर्स बिटवीन चार्जेस। ये आई थिंक अभी मुझे जिस कन्वल ने पूछा था कि भाई स्कूल में भी आया हुआ है ये सेम क्वेश्चन, तो इसका आंसर होता है सेम, कि फोर्स बिटवीन चार्जेस तो वही के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होती है, नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज कम हो जाती है बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बच्चों की हुई है ना हमने बात? तो अगर ये की है तो मैंने ये भी कहा होगा पक्का कि इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, इसमें गलती हो सकती है। और तो अब देखो यही क्वेश्चन आईआईटी में आया था इस बार, एंड उन्होंने नहीं माना सेम वाला, उन्होंने सेम वाले को गलत कर दिया, मतलब रियली स्ट्रेंज। नहीं नहीं, आप तो जैसे मैंने बताया वैसे ही चलो, डोंट चेंज एनीथिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको गलत बताया था, जो मैंने बताया था वो बिल्कुल ठीक था। अब समहाउ पता नहीं कैसे ये हुआ है, और सिर्फ एक नहीं, मतलब तीन चार क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है। हाँ मतलब मेरा भी गैस यही है कि इस बार इनके पास टाइम बड़ा कम था, तो बस वो जल्दी में रिव्यू करवा लिया इन्होंने, बस की फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाए, मतलब। बट इसको धोखा कहते हैं। चलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 0 सी पार्ट, नहीं तो तभी तो हाईएस्ट स्कोर भी आईआईटी में इस बार, मतलब 352 ही है आउट ऑफ 396। तो रैंक वन वाले के साथ भी ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा। रैंक वन वाला तो सर खुद ही आईआईटी का था ना। खुद ही आईआईटी का था मतलब? मतलब मेरी जब बात हुई थी लास्ट, जो मैंने पढ़ा नेट पे, वो ये था कि वो पहले से आईआईटी में था, उसने दोबारा दे दिया था। वो मतलब एडमिशन ले चुका था ऑलरेडी आईआईटी में, मतलब पिछले साल उसका हो गया था कहीं आईआईटी में, इसमें उसने फिर से नहीं दिया नहीं पेपर। नहीं 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 नहीं, आईआईटी नहीं, एमआईटी, उसकी एमआईटी में एडमिशन हो चुकी है। आईआईटी में तो सेकंड अटेम्प्ट अलाउड ही नहीं है। नहीं भाई, आईक्वेस्ट 15 अक्टूबर से नहीं खुल रहा अभी, मतलब
आई थिंक मैंने आपको बताया था अभी कोई ऐसा कुछ नहीं आया अभी, तो ये कहा है कि स्टेट्स कैन डिसाइड आफ्टर 15, और उसमें से बहुत स्टेट्स ने तो मना ही कर दिया है कि अभी नहीं खोलेंगे। तो आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर कि पंजाब ने क्या बोला है, बट मोस्ट लाइकली पंजाब रिफ्यूज ही करेगा, क्योंकि पंजाब में तो केसेस है ही अभी कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स। हाँ बच्चों, सी पार्ट बताओ मुझे। सिक्स्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, टाइम डिफरेंस फॉर बोथ बीम्स फॉर रीचिंग द बॉटम। तो बच्चों आप एक बात समझो कि जब तक तो ग्लास स्लैब के ऊपर वाला डिस्टेंस है तब तक तो ऑब्वियसली सेम टाइम लगा, क्योंकि दोनों ही वाटर में ट्रैवल कर रहे हैं। उसके आगे एक बीम ने ट्रैवल किया वाटर में और दूसरी बीम ने ट्रैवल किया ग्लास में, ठीक है। तो भाई जिसने वाटर में ट्रैवल किया उसकी स्पीड क्या हो गई? उसकी स्पीड हो गई c डिवाइडेड बाय 4/3, और जिसने ग्लास में ट्रैवल किया उसकी स्पीड क्या हो गई? c डिवाइडेड बाय 3/2। तो तो अब टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो h डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है, तो ये क्या बन गया? 3h/4c माइनस 2h/3c। इससे निकल आएगा आपका। सर इसमें जो 2h/3c वाला है सर, उसमें जो आपने 3/2 लिखा है सर, वो तो आपने एयर से ग्लास का लिखा है ना सर, पर जो लाइट जाएगी वो तो वाटर से ग्लास में आई है सर। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने तो ये सर, लिखा है कि लाइट की स्पीड कितनी है ग्लास के अंदर, वो पर सर कहाँ जो से आई है उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर सर अगर हम एयर से ग्लास में डायरेक्ट देखें, फिर वो पहले एयर से ग्लास में स्पीड धीरे होगी, फिर ग्लास में जाएगी तो और फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर इज ऑलवेज c/μ, चाहे वो एयर से सीधा ग्लास में आई हो, चाहे वो 4 मीडियम्स के अंदर और जाके फिर ग्लास में आई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। सर यस, जो सा क्वेश्चन नंबर 1 है सर, उसमें हमने न्यू ऑफ डायमंड अपॉन वाटर करना है कि न्यू ऑफ वाटर अपॉन डायमंड करना है? सर इसमें कंफ्यूजन होती है, मतलब। नहीं नहीं, जिसके रिलेटिव होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। अच्छा, सिंपल रूल है, हर जगह चलता है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है तो वहां पे क्या मतलब होता है? डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर, इसलिए डिनोमिनेटर में वाटर की डेंसिटी आता है ना। ऐसे ही यहाँ पे रिलेटिव टू वाटर पूछा है तो वाटर का म्यू डिनोमिनेटर में आएगा, रिलेटिव टू डायमंड पूछा है तो डायमंड का म्यू डिनोमिनेटर में आएगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या कहा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा फॉर विच द बीम जस्ट मिसेस एंटरिंग रीजन 4, मतलब कि बाय द टाइम द बीम रीचेस रीजन 4 वो इस तरीके से ही हो जाए। मतलब उसका एंगल क्या हो गया? 90। तो आपको बस क्या करना है?
बच्चों जैसे हमने पढ़ा ही था कि n sin थीटा कांस्टेंट होता है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि हर मीडियम के अंदर लगाने की जरूरत है, आप सीधा लिख सकते हो n नॉट sin थीटा is equal to n नॉट by 8 sin 90। डिस्टेंस सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई काम नहीं है उसका। तो फिर से बच्चों हम क्या मान रहे हैं कि मतलब हम कैसे किया है, हमें कहा है कि इट जस्ट मिसेज एंटरिंग रीजन 4, ठीक है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा कि वो रीजन 4 में एंटर ना करे? वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि वो उससे पहले इतना इतना बेंड करता जाए, मतलब मैंने एरो नीचे को दिखा दिया, खैर वो ऊपर को होगा कि जैसे जब लाइट रीजन 2 में गई तो कुछ ऐसे हो गई, रीजन 3 में गई तो और ऐसे हो गई, मतलब इस तरीके से करते करते भी वो जब रीजन 4 में एंटर करने लगे वो ऐसे ही हो जाए, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है। और बच्चों ये एक ट्रिक इट इज यूजफुल टू रिमेम्बर कि सीधा n sin थीटा को कांस्टेंट कर दो कोई भी दो मीडियम्स के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको हर सरफेस पे ही स्नेल्स लॉ लगाना है। ठीक है, 7th क्लियर हो गया बच्चों? सेकंड वाला बताना एक बार, मतलब हमने ये तो निकाल लिया कि स्पीड इन वाटर क्या और स्पीड इन ग्लास क्या है, 3/4c और 2/3c आ गई। अब आपने रिलेटिव स्पीड निकाली ना, रिलेटिव ही निकाली, इंडिविजुअली बस टाइम निकाल लिया दोनों रेस का ट्रैवल करने का, उनको हाँ जी, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक सेकंड। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों। रिलेटिव से दिक्कत आएगी, रिलेटिव से नहीं कर सकते। ना, रिलेटिव से नहीं कर सकते, लाइट के ऊपर तो रिलेटिव के कंसेप्ट्स लगते ही नहीं ना। तो भी गलत आ रहा था ना उससे। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें बस उन्होंने क्या किया कि आपको वेवलेंथ दे दी, और ये कह दिया कि वो 15 डिग्री से बेंड कर रहा है, तो उसका दूसरे मीडियम के अंदर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 15 बन रहा है। ठीक है, तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानना है, नीचे n है, तो पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना है, स्नेल्स लॉ, तो 1 into sin 30 is equal to n into sin 15। तो बच्चों मतलब ये बन जाएगा 1/2 sin 15। ठीक है, तो यस मतलब sin 15 की वैल्यू चाहिए तभी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत कर दिया मैंने बच्चों, ये गलती सबसे ज्यादा होने का चांस होता है ना। 60 आएगा, एंगल नॉर्मल के साथ लेना होता है, तो ये 60 आएगा, नीचे 45 आएगा, तो साइन 60 आएगा, √3/2, उधर साइन 45, तो इसके करस्पॉन्डिंग करेक्शन कर लो, तो n तो निकल आया आपका। अब अगली बात बच्चों, ये आई थिंक पहले भी कहीं ना कहीं बात हुई है, फिर से बच्चों एक कंसेप्ट आ रहा है, प्लीज रिमेंबर दिस। क्या मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है? नो, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो बस वही वाली चीज यहाँ पे यूज हो रही है
कि भाई स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जो चेंज होगा वो किस में होगा, वेवलेंथ में। तो मतलब आपका ये रिजल्ट बन जाएगा ना बच्चों कि n इज इक्वल टू, इनफैक्ट हम ये लिख भी देंगे नोट्स में, जब हम कहते हैं c अपॉन c मीडियम, तो वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ मीडियम। तो वो सेम रिलेशन लैम्डा के लिए भी एप्लीकेबल है। व्हाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। ओके, फोर्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, angle of incidence is twice the angle of refraction, then the angle of incidence is, तो मतलब 1 into sin I is angle of refraction half हो गया sin I by 2, इस पे लगा दो स्नेल्स लॉ, सॉरी डबल एंगल वाला फॉर्मूला, तो 2 sin I by 2 cos I by 2 is equal to n sin I by 2। तो sin I by 2 की टर्म कट गई आपकी, तो यहां से आपका बन गया cos I by 2 is equal to n by 2। तो I by 2 is equal to cos inverse n by 2, तो I बन गया 2 cos inverse n by 2। Understood? Okay, आगे बच्चों। Exercise 1, फिफ्थ क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, सेवेंथ क्वेश्चन ये बच्चों देखो वही कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया आपको, क्या कहा है कि CD is parallel to AB, राइट? तो मतलब CD और AB का सेम एंगल बन रहा होगा नॉर्मल के साथ। तो अगेन बच्चों जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, आप तो कोई भी दो n sin थीटा को कांस्टेंट कर सकते हो, तो व्हाट डू यू गेट, μ1 sin थीटा इक्वल टू μ4 sin थीटा। तो थीटा सेम है क्योंकि रेज आर पैरेलल, तो यू गेट μ1 इक्वल टू μ4, और इसमें बीच में μ2 μ3 का कोई काम नहीं है। अंडरस्टूड?
ये हमेशा वैलिड है, यस। बढ़े आगे बच्चों। सर यस। सर जो हमने लिखा था कि जब मल्टीपल ऑप्टिकल डिवाइसेस हों तो ऑब्जर्वर को फाइनल इमेज दिखती है, ये हम इमेज किस ऑप्टिकल डिवाइस के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं? आई की लेंस के? जो मतलब आई के सबसे पास वाला डिवाइस है उसने जो बनाई इमेज। ओके सर। और सर जो मिरर वाला केस होता है उसमें भी हमने यही कहा कि हमें इमेज ही दिखती है हमेशा, तो वो इमेज किस ऑप्टिकल डिवाइस के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं इसमें भी? मतलब जो मिरर ने बनाई है वो दिखेगी। अगर सर आई लेंस के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, आई भी तो मतलब आई लेंस में भी तो यही हो रहा है ना कि बेसिकली जो लेंस है वो इमेज ही बना रहा है एक रेटिना के ऊपर। सर। जो इमेज हमें दिख रही है मतलब मिरर में, तो उसके रिस्पेक्ट में मतलब बेसिकली ऐसे कहें हम कि हमें जो दिख रहा है आई का जो भी मैकेनिज्म है, हाँ जी सर। हमें जो दिख रहा है वो बेसिकली इस हिसाब से दिखता है कि जैसे कि मान लो मैं मिरर में खड़ा हूँ तो मेरे को जो नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, जो मिरर ने इमेज बनाई है वो नजर आ रही है मुझे। हाँ जी सर, वो इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं ना हम। हाँ हाँ मिरर के। अगर उस इमेज को आई लेंस के रिस्पेक्ट में देखे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे उसको? हाँ बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि वो तो आई का मैकेनिज्म हो गया कि कैसे हाँ आई जी को सर। देख रही है। हाँ हम बस ऐसे ही कहेंगे हमेशा कि भाई हमें जो नजर आ रहा है वो क्या है, जो डिवाइस ने जो इमेज बनाई है वो। ठीक है सर, तो हम यूजली विद रिस्पेक्ट टू डिवाइस ही कहते हैं इमेज या? हाँ विद रिस्पेक्ट टू डिवाइस, यस। ठीक है सर। ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो बच्चों ये मान लो हमारे पास ऐसे एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास है और इसके ऊपर एक लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट है। ये बन गया नॉर्मल। ग्लास का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n। तो सबसे पहले क्या होगा, हाउ विल लाइट बेंड? बाहर मान लो एयर है तो rarer to denser it will bend towards the normal, let's say like this। अब यहाँ पे it is going from glass to air, so it will bend away from the normal। okay? तो बच्चों मान लो उसका इनिशियल एंगल आई था, अंदर एंगल बना r, ये ऑल्टरनेट एंगल्स के कारण ये भी r बना,
एंड मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये बन गया ई। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों सरफेसेस के कारण इन दोनों सरफेसेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या आएगा? देखो, फर्स्ट सरफेस पे आएगा sin i इज इक्वल टू n sin r। सेकेंड सरफेस पे क्या आ जाएगा? n sin r इज इक्वल टू sin e। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? i इज इक्वल टू e। तो ग्लास स्लैब में इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो बच्चों चेंज आया क्या है? मतलब लाइट रे में क्या चेंज आया है इस केस में? है तो अभी भी वो पैरेलली इमर्जेंट के। तो हम देख सकते हैं कि जो उसका पाथ है वो शिफ्ट कर गया। तो मतलब लाइट जो है वो अपने है पैरेलल, बस वो कुछ अमाउंट से शिफ्ट कर गई है। तो तो इमर्जेंट रे जो है it gets shifted parallel to the incident ray। तो अगर बच्चों हमें इस ग्लास स्लैब की थिकनेस दी हो तो हम ये निकाल सकते हैं कि ये कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हुई है। इस डी को हम कहते हैं एज लेटरल शिफ्ट। एक बार बच्चों ट्राई करो, कैन यू फाइंड डी? बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री है। थिकनेस टी है। हम्म,
अभी तक किसी का भी ठीक आया नहीं है आंसर। हाँ अक्षता, ठीक है आपका, गुड, पहला सही आंसर आया। ओजस, ठीक है, गुड। वो वेरॉन, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है, आप ये डी वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखो, उसके अंदर ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज ई माइनस आर। और अब इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? ये इसके ऊपर वाले ट्रायंगल से देखो, हाइपोटेन्यूज क्या है? टी बाय कॉस आर, इजंट इट? तो डी क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज है टी बाय कॉस आर इंटू साइन ऑफ ई माइनस आर। तो देखो बच्चों, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जितना थिक होएगी ग्लास स्लैब, उतना ज्यादा रे शिफ्ट करती जाएगी। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर वो ग्रीन लाइन है, ठीक है? तो हम उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ढूंढना चाहते हैं कि अगर हाइपोटेन्यूज आ गया तो फिर हम साइन थीटा लगा के परपेंडिकुलर ढूंढ लेंगे। अब हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा? उसके ऊपर वाले ट्रायंगल से। तो उसके ऊपर वाले ट्रायंगल में हमारे पास बेस है,
हमने उससे वो निकाल लिया, cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा के। बच्चों समझ आ गया ये? ओके, तो अब हम देखते हैं बच्चों कि ग्लास स्लैब के इस बिहेवियर के कारण इमेज कैसी फॉर्म होती है। तो लिखो इमेज फॉर्मेशन थ्रू ग्लास स्लैब। तो बच्चों मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ग्लास स्लैब की थिकनेस टी, एंड हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ऐसे राइट हैंड साइड से देख रहा है। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि ऑब्जर्वर को कहां पे नजर आएगा पॉइंट ओ। बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है या अजम्पशन है, ये बच्चों ना भी दी हुई तो भी आपने मान के चलना है। इसको हम कहते हैं एज नियर नॉर्मल इंसिडेंस या फिर पैरा एक्सियल रेस। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों अजम्पशन का, कि ऑब्जर्वर के पास, मतलब ऑब्जर्वर इस तरीके से खड़ा है कि उसके पास जो लाइट रेस पहुंच रही हैं वो सिर्फ वो वाली लाइट रेज हैं जो नॉर्मल के साथ बहुत ही छोटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर सीज only those light rays which make a very small angle with normal। तो बच्चों आपने 10th क्लास में भी जितना ये चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, लाइट वाला, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, उस सब के अंदर भी आप ये अजम्पशन के साथ ही आपने सारे रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको ये कभी बताया ही नहीं गया था। तो हम जो रिजल्ट्स बनाते हैं वो इस अजम्पशन के साथ ही बनाते हैं। क्या ये कंडीशन समझ आ रही है बच्चों, कि बेसिकली हम सिर्फ वो लाइट रेस की बात करेंगे जो नॉर्मल के साथ बहुत ही छोटा सा एंगल बनाती है। ठीक है जी, तो बेसिकली वी वांट टू सी कि आई को क्या नजर आएगा,
जैसा हमने समझा अभी कि आई को वही नजर आएगा जो ये ग्लास स्लैब इमेज बनाएगी, ठीक है। ग्लास स्लैब इमेज बनाएगी मतलब कि जो रेज ग्लास स्लैब से निकलेंगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, करेक्ट। तो हम बच्चों ओ से लाइट रेज बनानी शुरू करते हैं। अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना है तो हमें 2 लाइट रेज तो चाहिए ही होंगी कम से कम, तभी किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर सकते हैं हम। तो एक लाइट रे तो बच्चों हम बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं, जो कि सीधा ऐसे ही चली जाएगी, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। क्या ये लाइट रे बच्चों समझ आती है? क्योंकि इसका आई 0 है तो इसका आर भी 0 हो जाएगा, तो ये तो सीधा आर पार हो गई। बच्चों ये कई बार ऑब्जेक्टिव में ना एक ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या रिफ्रैक्शन में हमेशा बेंडिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस? बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स? दिस इज फॉल्स, राइट? बिकॉज अगर आप एंगल 0 ले लो जैसे मैंने अभी लिया, तो उस केस में देयर विल बी नो बेंडिंग। हाँ, दूसरी लाइट रे बच्चों हम एक छोटे से एंगल पे ले लेते हैं, लाइक दिस। तो हमें पता है कि हियर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, निकलते हुए इट विल गो लाइक दिस। तो ये 2 लाइट रेज हो गई जो ग्लास स्लैब से निकल रही हैं। बच्चों ये मत सोचना कि ये दूसरी लाइट रे तो आई तक पहुंची नहीं रही, मतलब मैंने थोड़ा सा एनलार्ज व्यू बनाया है ताकि हमें क्लियरली रेज दिख जाए। असली में रेज बहुत पास पास होंगी, तो ये दोनों रेज आई तक पहुंच रही होंगी, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। तो जो ग्लास स्लैब से 2 रेज निकल रही हैं वो आपको क्लियरली नजर आ रही हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? इन दोनों रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक रे तो हॉरिजॉन्टली है, उसका कोई चक्कर नहीं है। हम दूसरी रे को जो रिट्रेस करते हैं, तो वी कैन सी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कहां पे आ रहा है? तो ये पॉइंट बन गया आई। हाँ, ये ग्लास के अंदर भी बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आंख को बड़ा बना दो। तो बच्चों इस फिगर से क्या समझ आ रहा है हमें कि कहां नजर आ रहा है हमें, मतलब जो हमें नजर आ रहा है उसमें क्या चेंज आया? पोजीशन चेंज हो गई, राइट। हमें जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा पास नजर आ रहा है।
तो ये बच्चों शिफ्ट हो गई, तो यहाँ कैसा बिहेवियर हुआ बच्चों देखो, तो वी विल से कि ऑब्जेक्ट appears shifted, तो यहाँ बच्चों हम लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे, लेफ्ट राइट कैन बी कंफ्यूजिंग बिकॉज वो तो मेरा फिगर इस तरीके से है कि अभी राइट बन रहा है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो किधर को शिफ्ट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये ऊपर वाले रिजल्ट को ही यूज करते हुए अगर मतलब मैं इसमें स्मॉल एंगल्स की अप्रोक्सीमेशन कर दूं, तो इट सो टर्न्स आउट कि ये जो शिफ्ट है दैट इज इक्वल टू t into 1 minus 1 by n। ठीक है, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, सीधा सीधा डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, है सिंपल, बस उसी में ऊपर वाले में स्मॉल एंगल की अजम्पशन लेनी है, तो 1 सेकंड में आ जाता है। तो ये t इंटू 1 माइनस 1 बाय n अमाउंट से शिफ्ट कर जाता है। क्या ये रिजल्ट बच्चों समझ आ रहा है? ओके तो बच्चों इस रिजल्ट में हमने ये अज्यूम किया था कि मतलब ग्लास स्लैब के सराउंडिंग जो मीडियम है वो एयर है, ठीक है, अगर सराउंडिंग मीडियम कुछ और हो इनफैक्ट सराउंडिंग से भी बेटर वर्ड होगा कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है। तब हम क्या करेंगे, बस तब क्या होगा, n की जगह आप n रिलेटिव से रिप्लेस कर दो। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ मतलब आइडियली वैक्यूम होना चाहिए, वो एयर वैक्यूम एक ही बात होती है, वैक्यूम एयर का भी।
तो बच्चों पहले जो हमारे फॉर्मूला में n था वो तो ग्लास का था, राइट, बट मतलब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि हम ये मान रहे थे कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो एयर में है, ठीक है। बट अगर मान लो हमारा ऑब्जर्वर जो है वो एयर में नहीं है, वो कहीं और है, तो हम जो n यूज करेंगे वो n रिलेटिव यूज करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, n जो है वो n ऑफ ऑब्जर्वर से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो बच्चों ये बताओ मुझे, क्या इस शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है? यस, ठीक है। अगर जो आपका ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम में हो और मतलब उसका मीडियम ग्लास से भी ज्यादा डेंस हो ऑब्जर्वर का, तो जो शिफ्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने तो बस ये फॉर्मूला लगाना है सीधा, अपने आप इससे जो आंसर आएगा वो ठीक आएगा। मतलब पॉजिटिव आ गया तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, नेगेटिव आ गया तो लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? एक्सक्यूज मी सर, यस, वो मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, आप लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। बस मैंने ये बताया कि n मतलब जो ऊपर वाला फॉर्मूला है जो बॉक्स के अंदर है वो तब है अगर आपका ऑब्जर्वर एयर में है, अगर आपका ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में है तो आप यहाँ पे n ऑब्जर्वर ले लोगे, मतलब आप n रिलेटिव ले लोगे। तो n रिलेटिव का क्या मतलब होगा, n ऑफ ग्लास स्लैब अपॉन n ऑफ ऑब्जर्वर। ओके सर, थैंक यू। बच्चों एक सेकंड, हाँ जी। तो बच्चों इसी शिफ्ट वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है अगला कंसेप्ट, विच इज रियल एंड apparent डेप्थ। तो अब बच्चों सिचुएशन ये हो गई कि मान लो ऐसे कंटेनर है जिसके अंदर वाटर या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और कोई ऑब्जर्वर ऐसे ऊपर से देख रहा है। तो बच्चों हम डेप्थ कैसे निकालते हैं? डेप्थ का मीनिंग क्या होता है जब हम कहते हैं कि भी वाटर कितनी डेप्थ तक है?
डेप्थ का मीनिंग क्या है कि जो बेस है वाटर का, जो लोएस्ट पॉइंट है, उसका टॉप मोस्ट पॉइंट से क्या डिस्टेंस है ना? यही डेप्थ हुई जो मैंने फिगर में दिखाई हुई है। तो अब बच्चों इसको ऊपर वाली सिचुएशन से कंपेयर करो। मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ऊपर वाले फिगर को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है। तो ऑब्जर्वर जो वेसल का बेस है, एक तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहा है थ्रू अ स्लैब मेड अप ऑफ वाटर। सोचो इस बात को। Isn't it? ऑब्जर्वर बेस को व्यू कर रहा है थ्रू अ स्लैब मेड अप ऑफ वाटर। तो उसको ये बेस कहां नजर आएगा बच्चों? क्योंकि वो वाटर के थ्रू देख रहा है, तो उसको ये बेस कहां नजर आएगा? उसको ये बेस थोड़ा सा शिफ्टेड नजर आएगा। करेक्ट? कितने अमाउंट से शिफ्टेड नजर आएगा? d इंटू 1 - 1/n, है ना? जो वाटर स्लैब है उसकी थिकनेस क्या हो गई? d हो गई। तो उसको वो कितने अमाउंट से शिफ्टेड नजर आएगा? d इंटू 1 - 1/n। तो भाई इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इस वाटर की डेप्थ क्या हुई? मतलब उसको तो बेस थोड़ा लिफ्टेड दिख रहा है ऑब्जर्वर को, तो उसके हिसाब से क्या हो गया? d माइनस डी इंटू 1 - n। तो ये बन गया d/n। तो भाई अगर एक्चुअल डेप्थ d है, तो जो ऑब्जर्वर को नजर आएगी, एपरेंट का मतलब बच्चों होता ही ये है कि जो नजर आ रहा है, असली में वो है या नहीं पता नहीं, बट जो नजर आ रहा है वो क्या हो गया? d/n। तो बच्चों क्या ये बात प्रैक्टिकली ट्रू है? प्रैक्टिकली ऐसा देखने को मिलता है हमें? आप पानी की बाल्टी भरो, है ना, तो आपको देखने में ऐसा लगता है कि हाँ, जो बाल्टी का बेस है वो थोड़ा ऊपर को आया हुआ है ना? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मेड ऑफ ग्लास, स्टील वाला नहीं। उसको आप अगर अंदर से देखोगे तो, स्टील वाला भी फॉर दैट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ऐसा दिखेगा कि भाई वो कम है पानी उसमें। ठीक है, तो उसका ये कंसेप्ट है। तो
बच्चों इसी कंसेप्ट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो फॉर मल्टीपल लिक्विड्स एज वेल। एक्चुअल डेप्थ तो डी हो गई ना, कि जो कंटेनर का बेस है उसका डिस्टेंस टॉप से। तो जो मान लो ऐसे कंटेनर है उसमें अलग अलग लिक्विड्स हैं, उनकी डेप्थ्स हैं D1 D2 D3, और तीनों लिक्विड्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो गया N1 N2 N3। तो उस केस में बच्चों अब रियल डेप्थ क्या हुई? हाँ भाई बताओ, रियल डेप्थ क्या हुई बच्चों? सिंपली D1 plus D2 plus D3। और एपरेंट डेप्थ बच्चों बन जाएगी लाइक दिस। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अच्छा अब बच्चों मान लो मैं केस बना दूं ऐसे, तो मान लो आपका ऑब्जर्वर अंदर है पानी के, और वो इस किसी पॉइंट O को ऑब्जर्व कर रहा है, which is at height H actually। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया N, मुझे ध्यान से सोच के बताओ व्हाट विल बी apparent height?
हाइट मतलब आपने सरफेस के टॉप से ही बतानी है, मतलब जहां से वाटर शुरू हो रहा है, जहां वाटर और एयर की बाउंड्री है, मतलब उसके ऊपर से ही बतानी है, ऑब्जर्वर से नहीं, मतलब जहां से ओरिजिनल हाइट एच दी हुई है वहीं से ही। ध्यान से करो बच्चों। जस्ट कन्वर्ट ठीक है, आदित्य ठीक है। डी तो कुछ है ही नहीं भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं, एच है और एन है। वाटर कॉलम की लेंथ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। हाँ तेजस्विनी आप ठीक है। आकाश ठीक है। बच्चों ऊपर देखो मैंने क्या बताया, अगर मीडियम चेंज हो जाए ऑब्जर्वर का तो क्या करना है। हाँ करमन ठीक है। भाई फर्क क्या पड़ना था, है तो अब भी वही सिमिलर सी बात, बस अब एच ओवर एन रेल आ जाना था, राइट। अब एन रेल बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, देखो ऊपर इसमें बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, एन रेल में डिनोमिनेटर में क्या आता है, एन ऑब्जर्वर। मतलब अब हो क्या रहा है, अब जो ऑब्जर्वर है वो एक तरह से एयर स्लैब के थ्रू पॉइंट ओ को देख रहा है, ऑब्जर्वर खुद ग्लास में है और वो एयर स्लैब के थ्रू ओ को देख रहा है। तो अब एन रेल क्या हो गया, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1 अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या मतलब ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो क्या बन गया 1/n। तो इसलिए एच अपरेंट हो गया n इंटू एच।
ठीक है बच्चों? So what we need to understand is कि ये फॉर्मूला सेम ही है, मतलब कई जगह ना ऐसे लिखा होता है कि दो अलग अलग कंसेप्ट बना के दिया होता है कि एक दिया होता है एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट और एक कंसेप्ट दिया होता है एपरेंट हाइट का, ठीक है? और फिर वहां ऐसे लिखा होता है कि भाई एपरेंट डेप्थ में डिवाइड हो गया n से, एपरेंट हाइट में मल्टीप्लाई हो गया। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये दो सेपरेट कंसेप्ट्स नहीं है, ठीक है? ये कंसेप्ट इस पे बेस्ड नहीं है कि आप हाइट देख रहे हो या आप डेप्थ देख रहे हो। कंसेप्ट तो सिंपली इस पे बेस्ड है कि आप एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे मीडियम के अंदर से देख रहे हो, राइट? तो फॉर्मूला तो एक ही है, d/n। बस ध्यान ये रखना है कि n किस तरह से लिखना है, राइट? तो n is n of slab upon n of observer। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? सी इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ऑब्जर्वर पानी के अंदर कहाँ पे है। वो तो ऊपर वाले केस में भी जब हमने एपरेंट डेप्थ निकाला है, वो तो वहां पे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ऑब्जर्वर हवा में कहाँ पे है। शिफ्ट की वैल्यू t इंटू 1-1/n, वो जो लेटरल शिफ्ट वाला फॉर्मूला था, इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन करके आती है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, sin i approximately equal to i। हाँ, जैसे पेंडुलम में की थी। समझ आ गया बच्चों ये कंसेप्ट? ओके, तो बच्चों इस कंसेप्ट से हमें क्या समझ आता है? अगर आप सोचो कि जैसे आपको पता होगा कि कोई बर्ड होती है ना जो फिश को हंट करती है, क्या कहते हैं उसको? पेलिकन्स, बगुला भगत, ये कहते हैं। हिंदी लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं, इंग्लिश में मुझे नहीं पता। तो मतलब बच्चों क्या होता होगा, आप सोचो। बर्ड को जो फिश है वो एक्चुअल पोजीशन से नीचे दिखती होगी या ऊपर? ऊपर दिखती होगी, राइट? और फिश को जो बर्ड दिख रही है वो उसको अपनी एक्चुअल पोजीशन से
नीचे दिख रही है या ऊपर दिख रही है? उसको भी ऊपर की तरफ ही दिख रही है। ठीक है, तो इन अ वे मतलब फिश इज एट अ डिसएडवांटेज। फिश को ये लग रहा है अभी कि बर्ड ऊपर है थोड़ा, जबकि रियलिटी में बर्ड नीचे है। और बर्ड जब अटैक कर रही होगी तो बर्ड के साथ ऐसा हो जाएगा कि मतलब जब वो अपनी चोंच मारेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि पहले ही फिश आ गई। मतलब बर्ड के साथ भी धोखा हो सकता है, राइट? कि बर्ड जहां पे अपनी तरफ से चोंच मारेगी वहां पे तो फिश होएगी ही नहीं, क्योंकि बर्ड को तो फिश ऊपर नजर आ रही है। मतलब आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा नीचे है फिश, मतलब जैसे मैंने दिखाया वैसे ही है। मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, राइट? तो मतलब दोनों के साथ ही धोखा हो रहा है। फिश के साथ ये धोखा हो रहा है कि उसको बर्ड थोड़ा ऊपर लग रही है, तो उसको अभी ऐसा लग सकता है कि अभी तो टाइम है बर्ड के पहुंचने में। और बर्ड के साथ क्या हो सकता है कि वो जिस पॉइंट पे अपनी तरफ से अटैक करेगी उस पॉइंट पे तो फिश होएगी ही नहीं। फिश तो रियलिटी में उससे थोड़ा नीचे होएगी, isn't it? नहीं, अगर यहाँ पे पैराक्सियल रेज नहीं भी होंगी तो भी कंसेप्ट तो यही है। मतलब फॉर्मूला वो इतना सिंपल नहीं रह जाएगा, डी बाय एन नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट फंडामेंटली तो यही हो रहा है, शिफ्ट तो हो ही रहा है। तो बच्चों स्टिल बर्ड हंट कैसे कर लेती है फिश को? लक से। यस, दिस इज अडैप्टेशन। धीरे धीरे सीख जाती है बर्ड। ठीक है, जब एक बार दो बार धोखा होता है तो वो सीख जाती है कि भाई जहां पे चोंच मारी है वहां कुछ नहीं है, उससे थोड़ा और नीचे मारना पड़ेगा, भी कुछ गड़बड़ है। तो मतलब bodies adapt accordingly. फिश भी सीखती होगी डेफिनेटली, बट अगेन फिर वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात है। चलो ठीक है बच्चों, तो मतलब इस कंसेप्ट को कर लेना रिवाइज, ये जो है रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वाला। तो अब आपका बच्चों मतलब कौन सा पार्ट चल रहा था अपना? सी पार्ट। वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है? उसके अब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। एक्सक्यूज मी सर, यस। मैं ना ये पूछ रहा था कि मतलब अगर जो फिश है वो बर्ड के बिल्कुल नीचे नहीं है। हाँ, वो फिर थोड़ा सा उसको लेफ्ट राइट भी दिखेगी हाँ जी, शिफ्टेड। ठीक। बच्चों आपके अगले टेस्ट में ईएम वेव्स नहीं आएगा, लाइट चैप्टर ही आएगा। मतलब एक बार देख लेंगे कितना होता है, मतलब मोस्ट लाइकली टिल पार्ट एफ। ठीक है, मतलब या ई या एफ,
जितना कवर होगा। ए बी तो है ही नहीं अपने कोर्स में। अच्छा, ईएम वेव्स नहीं आया था ना पिछले चैप्टर में, पिछली बार? ठीक है ठीक है, ईएम वेव्स तो आएगा ही। तो ईएम वेव्स एंड ये वाला चैप्टर, फिर इसको तो मतलब बस ई पार्ट तक डल जाएगा ये। ईएम वेव्स में भी जो मैंने आपको करवाया है वही वाला पार्ट है, बाकी नहीं है, सिर्फ डी और ई पार्ट ही है। नहीं, डी और ई नहीं, सी भी था शायद। हाँ, सी भी था। बच्चों कुछ क्वेश्चंस नहीं, मैं सरप्राइज ऐसा नहीं दूंगा कि बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस कुछ डाल दिया, कुछ तो किसी तरीके से लिंक्ड होगा, ठीक है, जिसको मैं कुछ तो जस्टिफाई कर पाऊं बाद में। जैसे इस बार किया मैंने कि केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ धक्का तो लगाऊंगा। ओके, चलो, ओके बच्चों, बाय। Yes, I'll plan the fun class. नहीं, इसी हफ्ते करेंगे। चलो, ओके, बाय।